हाय स्टूडेंट, आज हम अपने नए वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और एसी एंड डीसी करंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो electromagnetic induction and Fleming's right hand rule, these both topics are correlated। ये एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे जनरेटर या आप डायनेमो कह सकते हैं वो काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन किस पे आ रहा था? मोटर पे, इलेक्ट्रिक मोटर पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जस्ट उसका अपोजिट है, ये कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा से। तो इसको हम सबसे पहले ये देखें कि इन तीनों टॉपिक में क्या बता रहा है और ये तीनों टॉपिक हैं क्या। तो हम आज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी कोई कंडक्टिंग वायर को ले लीजिए और उसके बीचों बीच कोई मैग्नेट रख दीजिए और उस वायर को या तो खूब तेज रोटेट कीजिए या फिर वो वायर को कांस्टेंट रख के मैग्नेट को पूरा रोटेट कीजिए। तो इन दोनों के रोटेशन से उनके बीच एक करंट डेवलप होता है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और उस पूरे घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वेन अ मूविंग क्वाइल मतलब जो क्वाइल मूव कर रहा हो, इज प्लेस्ड इन बिटवीन मैग्नेट के बीच रखा जा रहा है। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। या तो मूविंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखिए या मूविंग मैग्नेट को फिक्स्ड क्वाइल के अंदर ले जाइए। दोनों केस संभव है। उन दोनों केस के आधार पे उनके बीच एक करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। चूंकि ये प्रोडक्शन ऑफ करंट किस प्रोसेस से हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसलिए उस करंट को इंड्यूस करंट कहा जाता है। क्लियर? तो आप यहां लिख सकते हो कि ए फेनोमेनन, घटना, ए फेनोमेनन ऑफ generating what? Current by changing magnetic field. Magnetic field
क्या कह रहा है, ए फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग करंट, इसी करंट को आप ईएमएफ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आप लिख सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आर यू गेटिंग? देखिए यहाँ एक घटना, जिस घटना के फलस्वरूप हम करंट जनरेट कर रहे हैं, किस तरह, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंडक्शन हुआ, लेकिन यहीं पे आप एक और पॉइंट डालेंगे कि एंड द करंट which generated by this process is called induced current। ये देखिए, ये क्लियर हो रहा है ना। एक वैसी घटना जिसमें करंट इंड्यूस कराया जाए, करंट को प्रोड्यूस कराया जाए, किस तरह, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को बदल कर, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उस इंडक्शन से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट को कहेंगे इंड्यूस करंट। क्लियर? अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर generating induced current। क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंड्यूस करंट जनरेट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन यही होनी चाहिए कि देखिए, देयर should be rotation in between magnet and conducting wire। ये देखिए, आप किससे इंड्यूस करंट को जनरेट करने जा रहे हैं? मैग्नेट से और वायर से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि देयर शुड बी रोटेशन, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर शुड बी रिलेटिव मोशन इन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग वायर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर जनरेटिंग द इंड्यूस करंट। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम कोई वायर ऐसे ले लिए, और इस वायर को यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था, जिस दिन एमीटर बताया था करंट में, जिस दिन वोल्ट मीटर बताया था, उसी दिन गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। तो क्या हुआ कि ये जो आप एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर को आपने ले लिया और बीच में यहाँ पे क्या रख दिया, मैग्नेट। अब या तो इस वायर को पूरा तेज में रोटेट कीजिए, या फिर इस मैग्नेट को वहां रोटेट कीजिए। जब ही आप रोटेट करोगे तो इसके बीच एक करंट प्रोड्यूस होगा जो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वहां करंट क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रही है ना। अब इसके अगले पॉइंट में है कि क्या क्या वैसा तरीका है टू डेवलप टू जनरेट द इंड्यूस करंट। ये तो क्लियर हो गया कि क्या कंडीशन होना चाहिए, रोटेशन होनी चाहिए। किसके बीच में, मैग्नेट और कंडक्टिंग वायर के बीच में। यहाँ पे बात हो रही है कि मैग्नेट रहेगा और वायर रहेगा, और आपको करंट को इंड्यूस कर देना। आप जनरेटर में देखना, मोशन में पूरा एकदम मैकेनिकल वर्क दिया जा रहा है, और मैकेनिकल वर्क मतलब मोशन में हो रहा है, और वहाँ बड़ा सा मैग्नेट रहता है, तब तक क्या होता है, करंट वहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। तो वहाँ कैसा डिवाइस कहेंगे, कि वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दे, करंट एनर्जी में, तो वो क्या कहलाएगा,
जनरेटर या डायनेमो। मोटर में क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दिया और वो किस में चेंज हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में, वो फंक्शन करने लगे। लेकिन जनरेटर में क्या है, हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया और मैकेनिकल एनर्जी के कारण वहां क्या शुरू हो गया, करंट प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने लगा। सेम वैसा ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कीजिए कि एक इस तरह का वायर ले लिए, ऐसा वायर हम ले लिए, सपोज कीजिए ये समझिए सिलेंड्रिकल वायर है, बीच में जगह है और इस बीच में हम मैग्नेट लेके ऐसे कोई मैग्नेट ले लिए, ये पूरा मैग्नेट है ये। अब इस मैग्नेट को हम क्या करें, खूब तेजी से आगे पीछे उसको रोटेट करने लगे। क्या होगा, जब ही ये रोटेट पूरा करेगा इस फील्ड में, ये देखिए ये कंडक्टिंग वायर फिक्स है और इसमें मैग्नेट अप डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इसमें आ जाएगा। या तो ये केस है और नहीं तो आप मैग्नेट फिक्स कर लो, ये मैग्नेट फिक्स कर लो। अब इसमें जो वायर है उस वायर को पूरा रोटेट कराओ, पूरा रोटेट वायर ही करने लगा, मैग्नेट फिक्स हो गया, तब भी वहां इंड्यूस करंट आ जाएगा। और नहीं तो दोनों को मूव कराओ। तो अगले टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। व्हाट आर द डिफरेंट वे, यहाँ पे अगले पॉइंट में हम देखेंगे डिफरेंट वेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या अलग अलग रास्ता है इसके लिए। तो पहला रास्ता क्या है भाई, पहला रास्ता कि देयर शुड बी रोटेशन, चाहे आप लिख सकते हो कि व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन अ फिक्स्ड मैग्नेट। ये देखिए किसी फिक्स मैग्नेट में कॉइल रोटेट कर रहा है, और नहीं तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसी को चेंज कर देंगे, व्हेन मैग्नेट इज रोटेटेड इन ए फिक्स्ड कॉइल, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया था अभी। आना ही तो बोथ आर रोटेटेड, दोनों रोटेट करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये तीन वे तरीके हैं जिस तरीके से आप करंट को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। अब तो यहाँ करंट की प्रोडक्शन हो गई, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि उस करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे हम बढ़ाएंगे, हाउ टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मैग्नेटिक पावर बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइए। दूसरा क्या मैंने बताया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो आप कोर मटेरियल के रूप में किसका यूज कीजिएगा, सॉफ्ट आयरन का। तीसरा मैंने क्या बताया है, मैग्नेट का पावर बढ़ा दीजिए। चौथा क्या होगा, करंट का पावर बढ़ा दीजिए। तो ये सब तरीका है किस चीज के लिए, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उसके बारे में हम अभी यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि अगला तरीका है कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट बी इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट बी इंक्रीज। कैसे इसको हम इंक्रीज करेंगे, क्या तरीका है। तो पहला तरीका क्या है भाई, आपको मैंने बताया था बाय वाइंडिंग क्या वाइंडिंग कर देंगे भाई, द कॉइल with the binding the coil with by binding the coil on soft iron
सॉफ्ट आयरन, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर भी लिख सकते हो। सॉफ्ट आयरन कोर पे उस कॉइल को क्या कर दीजिए, बाइंड कर दीजिए। दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, टर्न बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है भाई, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट पूरा पावरफुल लगा दीजिए। अच्छा है, एक और है कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन हो रही है वो धीरे धीरे ना होकर के क्या हो, पूरा तेज में हो। तो ये सब मेथड है जिस मेथड से जो करंट इंड्यूस होने वाला है उसका आप मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी मैंने पॉइंट्स डील किया किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया था, सेम थोड़ा सा वहां चेंजेस कर देना है आपको। राइट हैंड रूल में भी वही प्रोसेस होगी। देखिए आप क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये देखिए सिंपल तरीका में आप इसको बताएंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेच योर 3 फिंगर, पहला पॉइंट, स्ट्रेच योर 3 फिंगर ऑफ राइट हैंड। पहला चीज, वो 3 फिंगर कौन सा है भाई, तो थंब, 4 फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। ये 3 फिंगर आपने स्ट्रेच कर लिया। किस तरह स्ट्रेच करना है भाई कि वो एक दूसरे पे क्या बन जाए, स्ट्रेच एज दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ये 3 पॉइंट आपने उसमें भी लिखना है, लेफ्ट हैंड रूल में भी और राइट हैंड रूल में भी आपको इस 3 पॉइंट को ही लिखना है। अब लेफ्ट में क्या करना था, लेफ्ट में आपको करंट और मैग्नेट दे दिया गया था, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना था। मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर। और राइट हैंड रूल क्या बताएगा, अब इसमें क्या होता है राइट हैंड में कि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाता है, मोशन कराया जाता है। अभी आपने देखा इंडक्शन के लिए ये मोशन पूरा तेज होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑटोमेटिक वहां क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और उस करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा, सेंट्रल फिंगर। तो इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड का चौथा आप पॉइंट्स क्या लिख देंगे कि व्हेन दीज आर सेट अप एज लाइक दिस, देन इफ योर thumb indicate the direction of motion, अगर ये आपका थंब क्या चीज दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कॉमा 4 फिंगर indicate डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, देन द सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, देन द सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट कर दो, विल indicate the direction of induced current। ये देखिए एकदम आसान है। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो
या राइट हैंड रूल हो, बस तीन ही कहानी आपको याद रखना है। इन तीनों में कभी आप मिस कर गए कि कौन क्या चीज इंडिकेट करता है, तो आप ऐसे याद कर लेना कि भाई सबसे ज्यादा मोशन ये करता है, मतलब यही मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी पे फोर्स लगेंगे। और अब इन तीन में ये बीच में मिडिल में है, तो एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर मिडिल, ये मैग्नेटिक लाइन बच के करंट, इस तरह आप इसको डील करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो मेरा अगला टॉपिक है अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी एंड डीसी। ये देखिए हमारा सिंपल अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, एसी एंड डीसी। तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेट करंट। और डीसी का क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले हम एसी के बारे में जाने कि एसी है क्या। तो एसी का क्या मतलब होता है, पहले इसका डायग्राम आप समझ लें तो क्लियर आपको समझ में आएगा। ये किसी वेव का हम फिगर बना रहे हैं, ऐसे वेव जा रहा है। इस वेव में आप क्या देख रहे हो कि कुछ समय के लिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, कुछ समय के लिए इसका डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव पोर्शन का रहता है, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे। तो अल्टरनेट करंट का क्या मतलब होता है कि एक वैसा करंट, इसको आप लिख सकते हो कि दोज करंट whose magnitude and direction both changes with respect of time। जो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट। क्लियर? इसका फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपको मैं बता दूं। जैसे आप देखिएगा वेव में, तो एक साइकिल किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक साइकिल। मतलब एक बार ये डॉट पे गया, फिर डॉट पे आया, आप वेव में पढ़े होंगे, तो ये वन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? वन साइकिल। क्लियर? और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? एक सेकंड में कितना बार वो ओसिलेट किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ हम इस चीज की चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी एसी डिवाइस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, दूसरे देशों में अलग है। तो यहाँ अपने इंडिया की जो जितने भी अल्टरनेट करंट वाले डिवाइस हैं, एसी डिवाइस, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या बताता है? तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो एसी करंट में जो एक साइकिल होगा, इन वन साइकिल एसी करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। कितना बार वो एक साइकिल में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आप बताइए? 2 बार, एक ये, दूसरा ये। तो आप यहाँ लिखेंगे कि वन साइकिल एसी करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ट्वाइस। 2 बार चेंज किया। तो अगर हम इसका बात करें तो इसका मतलब हुआ कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हुआ कि इन 1 सेकेंड
in 1 second it changes its डायरेक्शन। कितना बार वो चेंज करेगा 1 सेकंड में अपना डायरेक्शन? 100 टाइम्स। ये 50 हर्ट्ज है, मतलब ये 1 सेकंड में ऐसे 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 कितना बार कर लेगा? 50 बार। वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में वो अपना डायरेक्शन कितना बार चेंज कर रहा है? 100 टाइम्स। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो एसी करंट changes its direction 100 times in 1 second। क्लियर? तो ये भी कभी कभी आपके बोर्ड में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उससे आप क्या समझते हैं? तो ये क्लियर हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब डीसी करंट की बात करें हम, तो डीसी करंट का आप क्या समझेंगे? डायरेक्ट करंट, मतलब वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डू नॉट चेंज विथ टाइम। ये देखिए, ये डीसी करंट मतलब दोज करंट whose magnitude and direction both do not change with time। ये टाइम के साथ अपना वो चेंज नहीं करे तो उसको क्या कहेंगे? डीसी करंट। क्लियर? अब एसी और डीसी में आप डिफरेंस भी पूछता है, वो भी आप देख लीजिए। एसी डीसी का डिफरेंसेस आप बना भी सकते हो। ये देखिए एसी, ये आप लिख लो डीसी। पहला तो डिफरेंसेस लिख दो क्या चीज़ की, ये अल्टरनेट करंट है, ये क्या है? डायरेक्ट करंट है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा चीज़ है क्या है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और ये क्या करता है? डू नॉट चेंज, ये नहीं चेंज करता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हो कि एसी कैन बी ट्रांसफर, इसको आप ट्रांसफर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट, इसको आप नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट। तीसरा चौथा इसका डिफरेंसेस क्या है कि इट कैन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब मैग्नीट्यूड इसका मैक्सिमाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के सहारे इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इसको इट कैन नॉट, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंसेस देना है तो इट इज डेंजरस, ये क्या होता है? डेंजरस होता है, और ये डेंजरस नहीं होता है। तो ये सब आप डिफरेंसेस। इसके बाद देखिए इसका जो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन इज चीपर एंड इकोनॉमिक। इसका जो प्रोडक्शन होती है वो सस्ता होता है और सुविधापूर्वक होता है, लेकिन ये क्या होता है? कॉस्टली होता है। ये क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो ये आप एसी डीसी में समझे। एसी डीसी में सबसे मेन क्वेश्चन वही आता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिए। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, तो वो होता है हमारा हाउस वायरिंग, डोमेस्टिक सर्किट इन। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए अगला लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखिए हमारा, तो एक्चुअली जो हमारे घरों में या जो भी डोमेस्टिक एरिया है उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं उसकी क्या व्यवस्था होती है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इन दिस सर्किट
थ्री टाइप्स ऑफ वायर, कितने तरह के वायर, थ्री टाइप्स ऑफ वायर आर यूज, तीन तरह के वायर यूज होते हैं। पहले वायर को लाइव वायर या इसी को और फेज वायर भी बोला जाता है, फेज वायर। दूसरे को न्यूट्रल बोला जाता है, न्यूट्रल वायर। और तीसरे को अर्थिंग वायर बोला जाता है, अर्थिंग वायर। ये तीन तरह के वायर यूज होते हैं। ये देखिए, फेज वायर जो होता है या लाइव वायर जो होता है वो डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट होता है। ये इट कनेक्ट डायरेक्ट विथ 220 वोल्ट। इट्स कलर इज जनरली रेड कलर का होता है ये, ठीक है। अब न्यूट्रल वायर जो होते हैं इसके बारे में क्या लिखना रहता है कि इट्स पोटेंशियल इज जीरो। इसका अर्थिंग का जो भी होता है, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इनकी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो न्यूट्रल वायर हैं ये किस कलर के होते हैं, जनरली ब्लैक कलर के होते हैं। और ये अर्थिंग वायर किस कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये कलर से रिलेटेड इनका पहचान है। मेनली ये लाइव वायर जो है वो 220 वोल्ट से जुड़े, मतलब इनका पोटेंशियल 220। और इंडिया में जितने भी हमारे वो पोटेंशियल होते हैं वो सब 220 ही माने जाते हैं। और ये न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। और अर्थिंग की पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। अब देखिए, इसको ग्राउंड वायर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये वायर सीधे हमारे घरों से कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो अर्थ वाले वायर होते हैं उसका कनेक्शन मिलते ही वो कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में। अब कभी बाय द वे एक्चुअली इसका काम सेफ्टी डिवाइस के रूप में होता है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में हमारे घरों में किया जाता है। होता क्या है कि जब किसी तरह का वो मतलब फॉल्ट आती है तो अर्थ वायर का पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब बहुत कम होता है, रोक ही नहीं पाएगा वो कहीं भी। तो क्या करेगा कि इसका पोटेंशियल जीरो रहने के कारण जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ये करंट को सीधे कहाँ भेज देता है, वो इनसाइड अर्थ में सीधे भेज देता है, जिससे जो झटका होती है, जो शॉक होता है वो थोड़ा कम लगता है और आदमी को कोई हजार्ड नहीं हो पाता है। तो ये रहा हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अगले वीडियो में हम चलेंगे तो पढ़ाएंगे आपको हम शॉर्ट सर्किट क्या है, ये फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में ओवरलोडिंग क्या है, और लास्ट में जनरेटर। तो ये सब अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए और वही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के डालिए, ताकि हम उसको देखें कि क्या प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ हो रही है या हमें अभी क्या और प्रोग्रेस करना है, ताकि आपको ये अच्छा से समझ में आ जाए। बस, गुड बाय।